ऑलराइट मेरे दोस्तों एक और कंसोलिडेटेड एसओएफपी से रिलेटेड हमारे सामने पास्ट पेपर मौजूद है। बड़ा एक अच्छा पास्ट पेपर है। इंशाल्लाह ताला इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगेन ये तब तक नहीं पॉसिबल है जब तक आप लोग मुझे राइटफुली सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मेक श्योर करिएगा कि आपके कैलकुलेटर्स आपके हाथ में हो, आप राइट टाइम के ऊपर मुझे रिस्पॉन्ड करने की पोजीशन के अंदर हो। जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी करवाएंगे, इंशाल्लाह ताला खुद ब खुद होता चला जाएगा। क्लियर होती है बात? ये चले, हम एक नया पास्ट पेपर करने जा रहे हैं जो ज़ैंडा कंपनी के नाम से पास्ट पेपर है। जरूर इसको सुनना स्टार्ट करिएगा। एग्जामिनर कहता है ऑन 1 अक्टूबर 2015 ज़ैंडा कंपनी एक्वायर्ड 60% ऑफ मेडाज इक्विटी शेयर्स। क्या कह रहा है एग्जामिनर? एग्जामिनर कह रहा है भाई सबसे पहले ऑन 1 अक्टूबर 2015। कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय दिस 1 अक्टूबर 2015? क्या होता होगा ये 1 अक्टूबर 2015? वेरी गुड मुस्कान, दिस इज द एक्विजिशन डेट। आपको याद है ना कि हमारी प्रैक्टिस क्या थी? हमारी प्रैक्टिस ये थी कि जब भी हम कभी किसी क्वेश्चन के अंदर एक्विजिशन डेट को देखा करेंगे तो फौरन के फौरन जाके हम लोग बैलेंस शीट डेट को भी देखा करेंगे। आप नोट करें 1 अक्टूबर 2015 आपका एक्विजिशन डेट है, लेकिन आपका जो ईयर एंड है वो आगे कहीं लिख के दिया हुआ है कि वो 31 मार्च 2016 है। क्या मतलब हुआ इसका? कुछ आता है समझ में? कौन से टाइप का क्वेश्चन है ये? 1 अक्टूबर 2015 एक्विजिशन डेट है, 31 मार्च 2016 आपका ईयर एंड है। डेफिनेटली मेरे दोस्तों ये मिड ईयर एक्विजिशन का सवाल है। ईयर एंड से 6 महीने पहले या ईयर स्टार्ट के 6 महीने के बाद जाके आपने सामने वाली कंपनी को एक्वायर किया है। मिड ईयर एक्विजिशन का सवाल है। एब्सोल्युटली करेक्ट। एग्जामिनर आगे कहता है ज़ैंडा कंपनी एक्वायर्ड 60% ऑफ मेडा कंपनी। सबसे पहला सवाल, 60% ऑफ मेडा कंपनी, 60% हमारी होल्डिंग है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 60% हमारी होल्डिंग है तो इसका मतलब एनसीआई की होल्डिंग कितनी होती होगी बेटा? 40% होती होगी। क्लियर? एग्जामिनर कहता है ऑन 1 अक्टूबर 2015 ज़ैंडा कंपनी एक्वायर्ड 60% ऑफ मेडा कंपनीज इक्विटी शेयर्स बाय मींस ऑफ अ शेयर्स एक्सचेंज ऑफ 1 न्यू शेयर इन ज़ैंडा कंपनी फॉर एवरी 2 एक्वायर्ड शेयर्स इन मेडा कंपनी। क्या कह रहा है एग्जामिनर? क्या कह रहा है? वेरी गुड फारूक सर। सबसे पहली लाइन के अंदर एग्जामिनर ने हमारे सामने किससे रिलेटेड बात कर ली है? शेयर्स कंसिडरेशन से रिलेटेड बात कर ली है। एग्जामिनर कह रहा है कि हमने सामने वाली कंपनी के 60% शेयर्स एक्वायर किए हैं। अच्छा एक सेकंड नरमी, हमने सामने वाली कंपनी के 60% शेयर्स एक्वायर किए हैं, लेकिन सबसे पहले सवाल ये बनता होगा कि आखिरकार सामने वाली कंपनी ने आज तक इशू कितने किए हैं। तो तुम जाके देखो सामने वाली कंपनी का शेयर कैपिटल हमको नजर आता है $9,000 का और पार वैल्यू हमको $1 लिख के दी है। इसका मतलब 9,000 नंबर ऑफ शेयर सामने वाली कंपनी के होंगे। और देखो उन्हीं 9,000 शेयर्स के अंदर से हमने कितने एक्वायर कर लिए हैं? 60% एक्वायर कर लिए हैं। यानी इसका मतलब कितना? 5400, ऐसा ही है। 5400 शेयर्स हमने सामने वाली कंपनी के एक्वायर कर लिए हैं। लेकिन इस बार जो हमने सामने वाली कंपनी की 5400 शेयर्स एक्वायर किए हैं ना, तो उनकी शेयर्स एक्वायर करने के एवज उल्टा हमने उनको अपने शेयर्स इशू कर दिए हैं, यानी शेयर्स कंसिडरेशन प्रोवाइड कर दी है। एग्जामिनर कहता है बाय मींस ऑफ अ शेयर्स एक्सचेंज ऑफ 1 न्यू शेयर इन ज़ैंडा कंपनी फॉर एवरी 2 शेयर्स एक्वायर इन मेडा कंपनी। यानी उस कंपनी के अंदर जितनी भी शेयर्स एक्वायर किए तो उसमें से हर 2 शेयर्स के ऊपर हमने अपने कितने शेयर्स दे दिए हैं? हमने अपने 1 शेयर दे दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? कितना आ गया? हाफ, 2700। वेरी गुड। 2700 शेयर्स हमने अपने दिए हैं सामने वाली पार्टी के पुराने शेयर होल्डर्स को। अनुशे 2700 तो हमने शेयर्स दिए हैं, लेकिन ये कुल मिला के कंसिडरेशन कितनी बनी, अमाउंट में कितनी बनी? आप देखें थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे सवाल के अंदर, तो एग्जामिनर ने लिख के दिया हुआ था द मार्केट वैल्यू ऑफ ज़ैंडा कंपनीज इक्विटी शेयर्स ऑन द एक्विजिशन डेट वाज $3 ईच। यानी हमने इस 2700 को मल्टीप्लाई करना है $3 पर शेयर से। कितना आ गया आपके पास? 8100। गुड है। मुझे कोई बता सकता है इस $8100 की अकाउंटिंग एंट्री क्या बननी चाहिए है? व्हाट शुड बी द अकाउंटिंग एंट्री हियर? वेरी गुड फारूक। फारूक कहते हैं जी सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा। इन्वेस्टमेंट डेबिट, गुड। इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर देंगे 8100 से।
शेयर कैपिटल को और शेयर प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे। 2700 शेयर्स हैं, पार वैल्यू 1 है, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 2700 से। मुझे बताएंगे कि आपके पास शेयर प्रीमियम में कितना आ गया? 5400। 5400 मेरे दोस्तों आपके पास कहां आ गया होगा? शेयर प्रीमियम के अंदर आ गया होगा। ऑल गुड। अच्छा मारिया, मैं तुमसे एक बात बोलूंगा और तुम मुझे सही सही बताना हाँ के ना। मारिया, ये जो इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट की अकाउंटिंग एंट्री है ना, यानी शेयर्स कंसिडरेशन की अकाउंटिंग एंट्री है, ये एग्जामिनर ने नहीं बनाई हुई। मैं ये कहता हूं एग्जामिनर ने नहीं बनाई हुई। बोलो हाँ या ना। सर आपको कैसे पता चला कि एग्जामिनर ने नहीं बनाई हुई? भाई सही है ना, अगर एग्जामिनर ने ये वाली अकाउंटिंग एंट्री बनाई हुई होती, इन्वेस्टमेंट एंड सब्सिडरी को रिकॉर्ड किया हुआ होता, तो देखो पेरेंट कंपनी की बैलेंस शीट में जाके देखो, इनकी बैलेंस शीट में कहीं भी नजर नहीं आ रहा इन्वेस्टमेंट एंड सब्सिडरी। हाँ कुछ फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट आईएफआरएस 9 वाले आ रहे हैं, लेकिन कहीं भी ये नजर नहीं आ रहा कि इन्होंने एस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड की हुई है। तो अगर इन्होंने एस कंपनी के अंदर अपनी बैलेंस शीट में कोई इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं की हुई, तो जब इन्होंने डेबिट साइड रिकॉर्ड नहीं की होगी, तो लॉजिकल बात है कि क्रेडिट साइड भी रिकॉर्ड नहीं की हुई होगी। एग्जामिनर ने कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं बनाई हुई है। अच्छा, अगर एग्जामिनर ने अकाउंटिंग एंट्री नहीं बनाई हुई है, तो इसका मतलब मुझे खुद जाके बनानी पड़ेगी। तो मैं काम ये करता हूं कि मैं पेरेंट कंपनी की बैलेंस शीट में जाता हूं, यहाँ पे एक सेपरेट लाइन आइटम बनाता हूं, इन्वेस्टमेंट एंड सब्सिडरी कंपनी के नाम से लिख दूंगा 8100। लेकिन मुस्कान देखो ख्याल रखना, अगर तुमने बैलेंस शीट की ऊपर वाली साइड पे कुछ ऐड किया है, तो नीचे वाली साइड पे भी कुछ ऐड करना पड़ेगा। हम पेरेंट कंपनी के शेयर कैपिटल में जाके ऐड कर देते हैं 2700 और शेयर प्रीमियम में जाके ऐड कर देते हैं 5400। मुझे बताएं सब लोगों को यहां तक की बात समझ में आती है? कहने से रूटीन ट्रांजैक्शन है, कुछ भी नया नहीं है इस ट्रांजैक्शन के अंदर। बोले ओके की रिपोर्ट है? डन है? गुड है। अगर यहां तक सब लोगों को बात समझ में आती है, तो मैं अपने केस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। तुम चल के देखो एग्जामिनर ने हमें और आगे क्या लिख के दिया। एग्जामिनर कहता है इन एडिशन, एक सेकेंड फारूक, हमेशा तुम ही बताते हो इन एडिशन बोले तो। इन एडिशन का मतलब पुरानी वाली बात के अलावा, उसके ऊपर बात है, उसके अलावा, उसके इन एडिशन बात हो रही है। कहते हैं इन एडिशन Xander कंपनी विल पे अ फर्दर 0.4 पर एक्वायर्ड शेयर ऑन 30th सितंबर 2016। आपने सामने वाली कंपनी को एक्वायर किया है 1 अक्टूबर 2015 को, और आपने सामने वाली कंपनी के पुराने शेयर होल्डर्स को 0.54 पर शेयर देना है 30th सितंबर 2016 को, यानी एक साल के बाद जाके। क्या कह रहा है एग्जामिनर? समझ में नहीं आया? वेरी गुड सर, एग्जामिनर यहाँ पे डेफर्ड कंसिडरेशन की बात कर रहा है, और तुम लोग को याद है ना, डेफर्ड कंसिडरेशन के केस में क्या करना होता था? हम फ्यूचर के कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकाला करते थे और उसके बाद अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट कर लिया करते थे। वही काम हम यहाँ पे भी कर लेते हैं, डेफर्ड कंसिडरेशन की जरा प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। आप देखो, आपने पे करना है सामने वाली कंपनी के पुराने शेयर होल्डर्स को $0.54 पर शेयर, मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी शेयर्स? कितने शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा, कोई आइडिया दोगे? 5400 शेयर्स। बेटा याद रखना, हमने सामने वाली कंपनी के अंदर 5400 शेयर्स एक्वायर किए थे, जितने जितने उनके एक्वायर किए थे उसी के ऊपर डेफर्ड कंसिडरेशन पे होगी 0.54 इंटू 5400 शेयर्स। बताएंगे जरा प्रेजेंट वैल्यू कितनी आती है, सॉरी नॉर्मल फ्यूचर कैश फ्लो कितना आता है? $2916 इज योर फ्यूचर कैश फ्लो। अब हमें इसकी निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू, तो हम कर लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। अगर आप सवाल के अंदर जाके देखें तो एग्जामिनर ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% दिया हुआ है, तो इसका मतलब 1 प्लस 0.08 हो जाएगा, पावर 1 आ जाएगी। मुझे कोई प्रेजेंट वैल्यू बता सकता है इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी? What is the present value of 2916 in 1 year's time at a discount factor of 8%? नहीं 0.926 तो है, प्रेजेंट वैल्यू बता दो ना। क्या कहते हो भाई? क्या हो गया, इतने को मुश्किल चीज कैलकुलेट कर रहे हो तुम लोग क्या? $2700। मुझे कोई अकाउंटिंग एंट्री बता सकते हैं इस $2700 की अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? एनीवन? वेरी गुड।
अनुषा कहती हैं सर इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगा 2700 से और क्रेडिट क्या हो जाएगा, डेफर्ड कंसिडरेशन यानी लाइबिलिटी की अमाउंट आपके पास क्रेडिट हो जाएगी 2700 से। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड मेरे दोस्तों। अच्छा कंजुल एक बात का जवाब देना, और देखो जल्दी से जवाब दे देना। कहने से कंजुल एग्जामिनर ने अभी तक ये 2700 वाली अकाउंटिंग एंट्री नहीं बनाई हुई है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू, एग्जामिनर ने अभी तक ये अकाउंटिंग एंट्री नहीं बनाई हुई है। तो अगर एक काम एग्जामिनर ने नहीं किया हुआ तो इसका मतलब मुझे जाके करना पड़ेगा। तो चलो हम एक काम करते हैं, खुद से जाके अकाउंटिंग एंट्री बना देते हैं। 8100 वाली इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी के अंदर हम 2700 और ऐड कर देंगे डेफर्ड कंसिडरेशन के नाम का। और जाहिर सी बात है कि अगर बैलेंस शीट के ऊपर वाली साइड पे कुछ ऐड किया है तो नीचे वाली साइड पे भी आके कुछ ऐड करना पड़ेगा। मैं नॉन करंट या करंट लाइबिलिटीज के अंदर जाता हूं, यहां पे डेफर्ड कंसिडरेशन एज अ सेपरेट लाइबिलिटी जाके प्लस कर देता हूं 2700। मुझे बताएं सब लोगों को यहां तक बात क्लियर है? खत्म हो गई बात, ये एडजस्टमेंट खत्म, आगे बढ़ जाऊं मैं? नो सर, सर इससे पहले कि आप आगे बढ़ें आप याद रखिएगा कि आपको अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट भी कैलकुलेट करना है। तो चलो फिर अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। हाउ टू कैलकुलेट भाई अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट? 2700 मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 6/12। ये बात याद रखना। मुझे बताएंगे जरा कितना आता है 6/12 करने के बाद? 108 आ जाता है आपके पास 6/12 करने के बाद। याद रखना ये मिड ईयर एक्विजिशन का सवाल है। कोई अकाउंटिंग एंट्री बता सकता है ये जो 108 के आपके पास अनवाइंडिंग आई है इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या बननी चाहिए? ऐसा नर्षद कहते हैं कि सर सीआर डेबिट होगा 108 से और डेफर्ड कंसिडरेशन की अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी 108 से। यार एनसीआई नहीं आएगा, एनसीआई नहीं आएगा। हमारी एक्विजिशन, हमारी कंसिडरेशन, हमारे कॉन्सिक्वेंसेस, ये सारा का सारा मामला हमसे रिलेटेड है, सीआर के अंदर ही जाएगा। ये बात याद रखना कि सीआर के अंदर तो 108 जाएगा ही जाएगा, लेकिन जब तुम डेफर्ड कंसिडरेशन की लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने जाओगे तो उसके अंदर ये 2700 की लाइबिलिटी भी आएगी और साथ साथ 108 जो अनवाइंडिंग का इंपैक्ट है वो भी आएगा। कंप्लीट एज एट लाइबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर जाके बुक होगी। क्लियर होती है सबको ये बात? डन है? मुझे सब लोग जरा ओके ओके एक बार लिख दें ताकि मुझे तसल्ली आ जाए, तो फिर मैं अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना शुरू कर दूंगा। डन? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अगर एग्जामिनर की आगे जाके बात देखें तो एग्जामिनर आगे सवाल के अंदर कहता है द समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द टू कंपनीज एज एट 31 मार्च 2016 आर। एग्जामिनर ने आपको सबसे पहले एसेट्स के केस के अंदर नॉन करंट एसेट्स दिए हैं, नॉन करंट एसेट्स के केस के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया है। हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 25,400 है, उनका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 13,500 है। हम कंसोलिडेट कर देंगे एज इफ वी ओन एवरीथिंग। फिर उसके बाद जाके देखें तो एग्जामिनर ने आपको फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स लिख के दी हैं। याद रखना ये जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं ये इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी नहीं है बल्कि ये अदर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, आईएफआरएस 9 वाली इन्वेस्टमेंट्स होंगी जो कि आपने किसी और कंपनी के अंदर की भी होंगी, ये वो वाली चीजें हैं। आगे एग्जामिनर ने आपको बता दिया कि फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास 5,500 हैं और उन लोगों के पास 2,000 के हैं। वी ऐड एज इफ वी ओन एवरीथिंग। क्लियर होती है बात? ये यहां से और आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद एग्जामिनर ने आपको इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी की वैल्यू लिख के दी है 8,100 और 2,700। ये जो 8,100 और 2,700 की वैल्यू एग्जामिनर ने आपको लिख के दी है, ये आपको याद होगा कि कैंसिलेशन ऑफ लाइक आइटम का शिकार हो जाती है। हमारी इन्वेस्टमेंट और सामने वाले का शेयर कैपिटल हमेशा नॉक ऑफ हो जाता है, कैंसिलेशन ऑफ लाइक आइटम में चला जाता है। डन? और आगे चलेंगे तो एग्जामिनर ने इसके बाद हम लोगों को करंट एसेट्स दिए हैं। करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहले बेटा हमारी इन्वेंट्री है 12,700 की, उनकी इन्वेंट्री है 5,300 की। अदर करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास 9,700 है, उनके पास 4,000 है। टोटल एसेट्स आपके पास 53,300 और 24,800 के आ गए। इसके बाद अगर आगे चले तो एग्जामिनर ने आपको इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज दी। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के अंदर बेटा सबसे पहले सिर्फ हमारी इक्विटी लिख के दी हुई है 22,700 और शेयर प्रीमियम लिख के दिया हुआ है बेटा 5,400। ये बात याद रखिएगा, सामने वाले का कैपिटल हमारी इन्वेस्टमेंट से नॉक ऑफ हो चुका होता है तो सिर्फ हमारा शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम गिवन है। इसके बाद एग्जामिनर ने आपको रिटेन अर्निंग्स की फिगर बताई।
रिटेन अर्निंग्स के अंदर कहता है कि जो ब्रॉड फॉरवर्ड है, जो साल के शुरू का बैलेंस है वो 12,200 है, जो साल के दौरान आपने कमाया यानी फॉर द ईयर आपने कमाया वो 5,000 है। इसका मतलब ये हुआ मारिया कि अगर साल के शुरू में 12,200 था और इस साल के अंदर हमने 5,000 कमाया तो कुल मिला के हमारा क्लोजिंग कितना बनता होगा? क्लोजिंग हमारा 17,700 का क्लोजिंग बनता होगा। 17,200 सॉरी 17,200 का क्लोजिंग बनता होगा। डन है। इसी तरह फारूक अगर हम नोट करें तो अगर एस कंपनी के हालात और वाकयात जाके देखें तो एस कंपनी का ओपनिंग बैलेंस आपके पास 8600 का है और जो फॉर द ईयर उन्होंने कमाया है, बल्कि कमाया कहां है, उन्होंने तो गवाया है, तो वो 3,000 का गवाया है उन्होंने इस पीरियड के अंदर। यानी इनका क्लोजिंग अगर हम जाके नोट करें तो इनका क्लोजिंग कितना बन जाता होगा? 5,600 का इनका क्लोजिंग बन जाता होगा। वेरी गुड, क्लियर होती है बात ये? आगे चलते हैं। इसके बाद चलें तो एग्जामिनर ने नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर हमारा डेफर टैक्स लिख के दिया है बेटा 5,000 का। फिर उसके बाद करंट लाइबिलिटीज के अंदर 11,100 और 10,200 गिवन है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास 108 और 2700 भी आ गया, जो कि क्या आ गया? जो कि क्या आ गया हमारे पास? डेफर्ड कंसिडरेशन की अमाउंट आ गई। अच्छा, योगिता ने हमसे एक सवाल अभी अभी ये पूछा कि योगिता ये पूछते हैं कि सर आपने एस कंपनी का 5600 की क्लोजिंग रिटेन अर्निंग बताई है, ये जाएगी बैलेंस शीट के अंदर? नहीं, बैलेंस शीट के अंदर प्री पोस्ट अलग करके जाता है। बैलेंस शीट के अंदर एस कंपनी की रिटेन अर्निंग नहीं जाती, बल्कि कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग जाती है, जिसमें पोस्ट रिटेन अर्निंग्स एस कंपनी का जाता है। तो हम जैसे हमेशा वर्किंग करते थे हम वैसे ही वर्किंग अभी भी किया करेंगे। ये 5600 मैंने सिर्फ कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन बजाते खुद बैलेंस शीट के अंदर जाने वाला ये नहीं है। सही है योगिता? ओके, सही। हमने डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी देख ली, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर करंट लाइबिलिटीज देख ली और उसके बाद डेफर्ड कंसिडरेशन की लाइबिलिटी भी देख ली। हमने सारी की सारे काम कर लिए। अब हमारा काम क्या है भाई? अब हमारा काम ये है कि हमने एक एक करके नोट्स को पढ़ते चले जाना है और नोट्स को पढ़ पढ़ के उसको सॉल्व करते चले जाना है। और जैसे ही हम सारे के सारे नोट्स को सॉल्व कर लेंगे और गुडविल, सीआर और एनसीआई निकाल लेंगे तो बस कंसोलिडेटेड एसओएफपी बनाने का काम रह गया होगा, एड अप करने का काम रह गया होगा, बजाते खुद और कुछ नहीं रहेगा। क्लियर? सबसे पहले नोट नंबर 1 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग सब लोग गौर करें और मुझे सपोर्ट करें। एग्जामिनर कहता है नोट नंबर 1 के अंदर एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। एक सेकेंड, व्हाट डू यू मीन के एट द डेट ऑफ एक्विजिशन? मैं समझा नहीं, क्या मतलब? जो कहेगा 1 अक्टूबर 2015 को कहेगा, जो कहेगा एक्विजिशन डेट को कहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं कहेगा। और आप सब लोग ये बात जानते हैं कि एक्विजिशन डेट को जो भी इवेंट या जो भी ट्रांजैक्शन अराइज होती है उसका अल्टीमेट इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ने वाला होता है? अल्टीमेट इंपैक्ट गुडविल के ऊपर पड़ने वाला होता है, यानी गुडविल से रिलेटेड बात की जाएगी इस नोट के अंदर। डन है? क्लियर है ना? सुनते रहना। एग्जामिनर कहता है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन Zanda company conducted a fair value exercise on Meda company's net assets, which were equal to their carrying amounts, including the financial asset equity investments. कह रहे हैं हमने जिस दिन सामने वाली कंपनी को जाके एक्वायर किया 1 अक्टूबर को, तो उस दिन हमने फेयर वैल्यू एक्सरसाइज कंडक्ट की और सब कुछ सेट था, कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू बराबर थी। लेकिन देखो आगे क्या कहते हैं, विद द एक्सेप्शन, कुछ ना कुछ बात तो उलट होनी थी, with the exception of an item of plant which had a fair value of $2.5 million below its carrying amount. क्या मतलब हुआ? मैं समझा नहीं कुछ, क्या कह रहा है एग्जामिनर? वेरी गुड, एग्जामिनर बता रहा है सर आपको एक डाउनवर्ड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट विच इज रिलेटेड टू प्लांट, और ये डाउनवर्ड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 2500 की है। मुझे को बता सकता है ये 2500 की अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे? एनी आइडिया? जो तुम लोग बोलो। वेरी गुड, गुडविल डेबिट हो जाएगी सर 2500 से और प्लांट की वैल्यू क्रेडिट हो जाएगी 2500 से। एक्सेलेंट मेरे दोस्तों। फारूक बस यही है या और भी कुछ हो सकता है? प्लांट है ये, डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट भी होगा, रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट होगा। कहते हैं द प्लांट हैड ए रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 30 मंथ्स एज एट 1 अक्टूबर 2015। 30 मंथ की एग्जामिनर ने हमको यूजफुल लाइफ लिख के दी है। हम रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे?
भाई 2500 से डाउनवर्ड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हुई है, 30 महीने की एग्जामिनर ने लाइफ लिख के दी है, और ये पर्टिकुलर ईयर हमारे लिए सिर्फ 6 महीने का बाकी रह गया है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ्स कर देंगे। मुझे बताओगे जरा आंसर कितना आता है? 2500 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 6, कितना आंसर आ रहा है? 500। गुड। ये 500 का आपके पास आंसर आ गया। मुझे कोई अकाउंटिंग एंट्री बता सकता है 500 की अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? वेरी गुड। प्लांट हमारे पास डेबिट हो जाएगा बेटा 500 से, सीआर क्रेडिट हो जाएगा, एनसीआई क्रेडिट हो जाएगा रिस्पेक्टिव परसेंटेजेस से। सीआर और एनसीआई दोनों आएंगे या सिर्फ सीआर आएगा? सर सीआर और एनसीआई दोनों आएंगे, क्योंकि आपने एस कंपनी को छेड़ा है, और जब भी एस कंपनी को छेड़ा जाता है तो दोनों पार्टी चिल्ला उठती हैं, उसमें हम भी होते हैं और उसमें वो भी होते हैं। सीआर और एनसीआई दोनों को इंपैक्ट पड़ेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे एग्जामिनर ने एक और बात भी लिख के दी है। एग्जामिनर कहता है द डायरेक्टर्स ऑफ जेंडा कंपनी आर ऑफ द ओपिनियन, सॉरी, the directors of Zenda company are of the opinion that an unrecorded deferred tax asset of 1.2 million on 1st October 2015 relating to Meda company's losses can be relived in the future as a result of this acquisition. At 31st March 2016 यानी year end, the director's opinion has not changed nor has the value of deferred tax asset. क्या कह रहा है एग्जामिनर? क्या कह रहा है भैया? क्या कह रहा है ये? कुछ भी नहीं कह रहा भैया, कुछ भी नहीं कह रहा। इतनी लंबी कहानी में इतनी सिंपल सी बात है। एग्जामिनर कह रहा है भाई कि जेंडा कंपनी ने जब मेडा कंपनी को जाके एक्वायर किया तो उनकी बैलेंस शीट को देख के ये पता लगा कि उनके पास एक अनरिकॉर्डेड डेफर टैक्स एसेट है। एक डेफर टैक्स एसेट की अमाउंट है 1200 की, जो कि उनको रिपोर्ट कर लेनी चाहिए थी, बल्कि नहीं करी उन्होंने। अब उन्होंने वो काम नहीं किया हुआ, तो हम एक्विजिशन डेट के ऊपर कराना चाहते हैं, और डायरेक्टर्स भी ये बोलते हैं कि ये काम कर दो। मुझे कोई अकाउंटिंग एंट्री बता सकता है कि इस डेफर टैक्स एसेट को रिकॉग्नाइज करने की अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? दिस इज सिंपल फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। भाई जरूरी थोड़ी है कि प्लांट की एडजस्टमेंट हो, जरूरी थोड़ी है बिल्डिंग की एडजस्टमेंट हो। याद है लास्ट टाइम हमने एक सवाल देखा था, उसमें एग्जामिनर ने डेफर टैक्स लायबिलिटी नहीं रिकॉर्ड की हुई थी, और इस सवाल के अंदर एग्जामिनर ने डेफर टैक्स एसेट रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। हम जाके कर लेंगे, हम लिख लेते हैं यहाँ पे अपवर्ड एडजस्टमेंट। क्या अकाउंटिंग एंट्री बनेगी योगिता? ये काम हम एक्विजिशन डेट के ऊपर करने जा रहे हैं ना, तो जो काम हम एक्विजिशन डेट के ऊपर करने जाते हैं उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंपैक्ट गुडविल के ऊपर जरूर पड़ता है। हमें एक अनरिकॉर्डेड डेफर टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज करना है, 1200 से डेबिट हो जाया करेगा, और कॉरेस्पॉन्डिंग इंपैक्ट हमेशा गुडविल के ऊपर पड़ना है, तो वो क्रेडिट हो जाया करेगा। डेफर टैक्स एसेट डेबिट और गुडविल क्रेडिट। मुझे सब लोग ये कंफर्म कर दीजिएगा कि यहां तक सब लोगों को सारी की सारी बातें समझ में आती हैं, ओके की रिपोर्ट है। डन। बस 2-3 लोगों को ओके है, बाकी कहां गए? इबाद, फैजान, सब लोग सही है ना? गुड है। आगे चलते हैं। अब देखो आगे एग्जामिनर ने नोट नंबर 2 दिया है, हम नोट नंबर 2 को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे सवाल को। एग्जामिनर ने नोट नंबर 2 के अंदर कहता है Zanda company's policy is to value non-controlling interest at fair value at the date of acquisition. क्या कह रहा है? Full goodwill method है, absolutely correct. For this purpose, a share price of Meda company of 1.50 each is representative of the fair value of the shares held by non-controlling interest. क्या कह रहा है एनसीआई की वैल्यू निकालने के लिए 1.5 की फिगर उठाना और उसको नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एनसीआई से मल्टीप्लाई कर लेना, तो मैं एनसीआई की वैल्यू पता लग जाया करेगी। फुल गुडविल मेथड के अंदर आसानी तुम गुडविल निकाल सकते हो। डन। अब देखो एग्जामिनर ने हमें सारा का सारा वो डाटा प्रोवाइड कर दिया है, जिससे कि हम आसानी गुडविल जाके कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आपको याद है ना, मैंने आप लोगों को समझाया था कि इससे पहले कि आप सवाल के अंदर थोड़ा सा भी आगे बढ़ा करें, आप एक स्ट्रैटेजी हमेशा ये अपनाया करें कि अपने पास एक टाइमलाइन क्रिएट कर लिया करें। टाइमलाइन क्रिएट करने से ना आधे काम आसान हो जाते हैं। अगर मैं टाइमलाइन क्रिएट करने के ऊपर जाऊं, और ये पता नहीं इतनी गंदी क्यों बन रही है, ठीक है बदतमीजी है भाई, हम भी सीधी बना के ही छोड़ेंगे भाई। वाह भाई वाह, सही है, सही। अब अगर टाइमलाइन बनाने जाते हैं तो मेरे दोस्तों देखो, एक तो टाइमलाइन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज होती है बैलेंस शीट डेट।
अगर इस सवाल के अंदर हम जाके देखें तो बैलेंस शीट डेट हमारे पास 31 मार्च 2016 है, और 31 मार्च 2016 के लिहाज से जो हमारी ईयर स्टार्ट की डेट होनी चाहिए है, वो ईयर स्टार्ट की डेट होनी चाहिए है 1 अप्रैल 2015। लेकिन अगर आप जाके नोट करें तो इस सवाल के अंदर आपने साल के पहले दिन एक्वायर नहीं किया था, बल्कि फारूक एग्जैक्टली साल के बीच में जाके एक्वायर किया था। और इसका मतलब ये है कि हमारी एक्विजिशन डेट क्या थी? हमारी एक्विजिशन डेट थी मेरे दोस्तों 1 अक्टूबर 2015। क्लियर होती है सबको ये बात? डन। अच्छा, सबसे पहले मैं तुम लोगों से ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं तुम लोगों से ये पूछूं कि मैंने टाइमलाइन बना ली है और मुझे सबसे पहले बैलेंस शीट डेट के रिजर्व्स चाहिए हैं, तो क्या मुझे बता सकता है बैलेंस शीट डेट के रिजर्व्स मुझे कहां से मिल सकते हैं? वेयर कैन आई फाइंड बैलेंस शीट डेट रिजर्व्स? सर बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में अगर आप जाके देखें तो एग्जामिनर ने बड़ा क्लियरली आपको बताया हुआ है कि इस दिन बैलेंस शीट डेट वाले दिन आपके पास शेयर कैपिटल योग्यता 9000 का था, और बैलेंस शीट डेट वाले दिन आपके पास रिटेन अर्निंग कितनी थी मेरे दोस्तों? 5600 की थी एज एट बैलेंस शीट डेट। योगिता, साल के आखिरी दिन ये वाला बैलेंस है। अगर मैं तुमसे पूछूं मुझे बताओ साल के शुरू दिन पे बैलेंस क्या था, तो साल के शुरू दिन पे बैलेंस क्या होगा? शेयर कैपिटल तो वही रहता है जो कि हमेशा से रहता था, 9000 ही होगा। और रिटेन अर्निंग्स एसन यहां पे कितनी होंगी? साल के शुरू की रिटेन अर्निंग्स एग्जामिनर ने हमें 8600 की दी हुई थी, हम 8600 यहां पे लिख देते हैं। लेकिन मसला सारा ये है कि यार नरमीन, हमको ना 1 अप्रैल की वैल्यू चाहिए है, ना हमें 31 मार्च 16 की वैल्यू चाहिए है। एक्चुअली तो हमको एक्विजिशन डेट की वैल्यू चाहिए है। एक्विजिशन डेट पे कोई मुझे बता सकता है शेयर कैपिटल कितना होगा? 9000 का। बिल्कुल सही। एक्विजिशन डेट पे आपका शेयर कैपिटल 9000 होगा। कैन एनीवन टेल मी कि यहां पे रिटेन अर्निंग्स कितनी होंगी? अगर आप नोट करें तो पूरे साल के अंदर नवीन, 6 महीने में नहीं, पूरे साल के अंदर कंपनी ने 3000 का लॉस कमाया है। अगर पूरे साल के अंदर कंपनी ने 3000 का लॉस कमाया है, तो तुम सोचो हमने 6 महीने के बाद जाके सामने वाली कंपनी को एक्वायर किया है। इसका मतलब हमारे लिए सिर्फ रेलेवेंट 6 महीने का पीरियड है, आने वाले 6 महीने का पीरियड हमारे लिए रेलेवेंट होगा। अब नरमीन सोचो, पूरे साल का लॉस 3000 है, एंड अंडर द एब्सेंस ऑफ एनी अदर रीजनेबल मेथड वी ऑलवेज फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड। तो अगर 3000 पूरे साल का लॉस है, तो इसका मतलब 6/12 फर्स्ट 6 मंथ से रिलेट करता होगा, और बाकी 6/12 लास्ट 6 मंथ से रिलेट करता होगा। यानी अगर आप लॉजिकली जाके सोचे तो 1500 का बैलेंस लॉस यहां पर आ जाएगा, और 1500 का लॉस यहां पर आ जाएगा। मुझे बताएं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? 1500 का लॉस मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बोले ओके की रिपोर्ट है भाई? या तो एग्जामिनर मुझे बता देता कि 3000 में से 2000 पहले 6 महीने में आया है, बाकी 1000 आखिरी 6 महीने में आया, तो मैं बात कर लेता। एग्जामिनर ने मुझे बताया ही नहीं है, एग्जामिनर ने कुछ भी नहीं बोला, तो अंडर द एब्सेंस ऑफ एनी अदर रीजनेबल मेथड वी ऑलवेज फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड। 3000 का पूरे साल का लॉस है, प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर लेंगे तो 1500 बन जाएगा। मुझे बता सकते हैं यहाँ पे रिटेन अर्निंग कितनी बन जाएगी? 8600 साल के शुरू का है, 1500 लॉस हो गया होगा, तो यहां पे कितना बच गया होगा आपके पास? 7100। ये आपके क्या आ गए मेरे दोस्तों? एक्विजिशन डेट के रिजर्व्स आ गए। फारूक, क्या लगता है हमारे एक्विजिशन डेट के रिजर्व्स के अंदर सिर्फ शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग है, या कुछ और भी होना चाहिए है प्री एक्विजिशन रिजर्व्स के अंदर इंपैक्ट? वेरी गुड सर। एक तो प्लांट की डिवैल्यूएशन हुई थी, वो भी आप यहीं पे इंपैक्ट लीजिएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। और दूसरा, एक डेफर टैक्स एसेट भी हमने एक्विजिशन डेट के ऊपर बुक किया था 1200 का, ये भी हमारे प्री एक्विजिशन रिजर्व्स का पार्ट बन जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट एवरीवन, डन। अब अगर ये सारा डाटा हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, तो मेरे ख्याल से हम आसानी जाके यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैन एनीवन हेल्प मी इन कैलकुलेटिंग गुडविल? फुल गुडविल मेथड है। सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे? कंसिडरेशन। व्हाट इज सपोज टू बी आवर कंसिडरेशन? कोई मुझे बता सकता है हमारी कंसिडरेशन कितनी होगी? याद है किसी को? याद है इस सवाल के अंदर शेयर्स कंसिडरेशन भी थी और डेफर्ड कंसिडरेशन भी थी। शेयर्स कंसिडरेशन 8100 की बनती थी, और डेफर्ड कंसिडरेशन की प्रेजेंट वैल्यू 2700 की बनती थी। कोई मुझे बताएगा कितना आ गया? 10,800।
फिर उसके बाद मुस्कान हम यहां पे क्या ले लेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन। कैसे निकालेंगे भाई फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन? 9000 शेयर से टोटल एस कंपनी के, उसमें से 40% एनसीआई का था, और एनसीआई निकालने के लिए एग्जामिनर ने वैल्यू हमको $1.5 की दे दी थी। तो मुझे बता सकता है कितना आ रहा है एनसीआई की वैल्यू? 5400। और अगर मैं आपसे टोटल पूछना चाहूं तो मुझे टोटल कंसिडरेशन बताएंगे? 16,200 की टोटल कंसिडरेशन आ गई। यहां से हम लोगों ने लेस करना है योगिता प्री एक्विजिशन रिजर्व्स, यानी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी एट द एक्विजिशन डेट। यहाँ पे शेयर कैपिटल आएगा आपके पास, सॉरी रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाएंगी आपके पास, प्लांट की डाउनवर्ड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ जाएगी आपके पास, डेफर्ड टैक्स एसेट आ जाएगा। अगर आप जाके चेक करें तो शेयर कैपिटल 9000 है, रिटेन अर्निंग्स 7100 है, प्लांट की डीवैल्यूएशन हुई थी, डाउनवर्ड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हुई थी 2500, और डेफर टैक्स एसेट हमने एज एन एसेट रिकॉग्नाइज किया था 1200 का। कितनी अमाउंट होगी टोटल भाई? 14,800 की टोटल अमाउंट। एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर गुडविल? 1400 की जी अपने पास गुडविल आ गई। मुझे बताएं सब लोगों को यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं बात को अपनी आगे बढ़ा लूं? ओके की रिपोर्ट? चलें आगे चलते हैं। नोट नंबर 3 जाके एग्जामिनर का पढ़ते हैं, देखते हैं नोट नंबर 3 के अंदर एग्जामिनर क्या कह रहा है, और देखें आप लोगों ने जवाब देना है। सही है? अच्छा, प्री एक्विजिशन की रिटेन अर्निंग रिपीट कर देंगे। योगिता तुमने ही तो बताई थी मेरे ख्याल से। 8600 ओपनिंग था, ये देखो 8600 ओपनिंग था, ये लिख के दिया हुआ। 3000 का पूरे साल का लॉस था, हमने 6/12 डिवाइड कर दिया था, तो इसका मतलब 1500 का लॉस फर्स्ट 6 मंथ्स का बना। 8600 ओपनिंग था, 1500 का लॉस उसमें से लेस कर दिया तो 7100 आ गई। तुमने नहीं बताई थी ये फिगर हमें? बताओ योगिता, क्लियर है प्री एक्विजिशन रिजर्व्स हमने कैसे निकाले हैं? राइट? अच्छा योगिता तुमसे ही सवाल, चलो योगिता ये बात तो मुझे समझ में आती है कि प्री 7100 है, तो मुझे बता सकती हो पोस्ट कितनी है? व्हाट इज द पोस्ट रिटेन अर्निंग? बहुत ही आसान है। पोस्ट रिटेन अर्निंग ये रही, लास्ट 6 मंथ्स के अंदर क्या आया था? 1500 का लॉस आया था, ये रही पोस्ट रिटेन अर्निंग। आपको पता है ना 7100 से उठ के अगर आप 5600 तक जाएंगे तो आपको 1500 का और लॉस नजर आ रहा होगा, ये 1500 का पोस्ट लॉस है आपके पास। डन? आगे चलते हैं। इसके बाद अगर चलें तो देखो एग्जामिनर ने हमें नेक्स्ट नोट के अंदर क्या लिख के दिया है, नोट नंबर 3 वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? एग्जामिनर कहता है एट 31 मार्च 2016, यानी ईयर एंड की बात कर रहा है। अच्छा जुबैर हमसे कह रहा है सर प्रॉफिट्स हमेशा अक्रू इवनली होंगे अगर कोई इन्फो ना हो। बिल्कुल, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर रीजनेबल मेथड जुबैर वी ऑलवेज फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी प्रोपोर्शनेटली शेयर करना पड़ेगा। अक्सर एग्जामिनर खुद सवालों में बता देता है कि 40 60 60 40 70 30 30 70 कर लो, अगर ना बताए तो प्रोपोर्शनेटली कर दिया करेंगे। डन है जुबैर? आगे चलते हैं। एट 31 मार्च 2016 यानी अकाउंटिंग ईयर एंड, Meda company held goods in its inventory which had been supplied by Zanda company। क्या कह रहा है? कह रहा है आखिरी दिन साल के मेडा कंपनी held goods in inventory which were supplied by Zanda company। Zanda ने मेडा को सप्लाई किया था। तो अगर जेंडा ने मेडा को सप्लाई किया था तो इसका मतलब हम कौन सी टाइप की सेल की बात कर रहे हैं? जेंडा कंपनी पेरेंट कंपनी है, और इसने जो गुड सप्लाई की थी मेडा को वो उसकी इन्वेंट्री में पड़ी है, इसका मतलब P2S सेल हुई होगी। सही? और P2S सेल हुई है, आप लोग समझ ही गए होंगे इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन है, इसके ऊपर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमको जाके कैलकुलेट करना होगा। एग्जामिनर कहता है एट 31 March 2016 Meda company held goods in its inventory which had been supplied by Zenda company at a markup on cost of 35%। 35% का on cost markup लगा के दिया था। These goods had cost Meda company $2.43 million, यानी 2430 की ये गुड्स थी। मुझे यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरे दोस्तों? नोट नंबर 3 की खातिर
मुझे यहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा यूआरपी ऑन अ P2S सेल। कैन एनीवन टेल मी हाउ टू कैलकुलेट यूआरपी हियर? 2430 की गुड्स हैं और एग्जामिनर ने बोला हमने 35% मार्कअप रखा, याद है ना, एससीपी। मार्कअप के केस के अंदर प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर चार्ज होता है, तो कॉस्ट हो गई 100%, प्रॉफिट है 35%, तो सेल्स की वैल्यू कितनी होती होगी? 135%, राइट? 2430 135% के बराबर है और हमें चाहिए है 35% की वैल्यू, यानी प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोई बताएगा? 2430 डिवाइडेड बाय 135 मल्टीप्लाई बाय 35, 6300 तो नहीं आ सकता पारू, कैसी बातें कर रहा है? छोटी फिगर आएगी ना, 630। ओके, 630 मेरे दोस्तों मेरे पास यूआरपी आ गया। योगिता अकाउंटिंग एंट्री बताओगी यार, ये 630 की अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? P2S सेल है। वेरी गुड सर, सीआर डेबिट हो जाएगा 630 से और ग्रुप इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी 630 से। एक्सीलेंट, याद रखना P2S सेल है तो प्रॉफिट चार्ज किया होगा पेरेंट कंपनी ने, क्योंकि प्रॉफिट चार्ज किया होगा पेरेंट कंपनी ने तो निकाला भी पेरेंट कंपनी के पास से ही है, सिर्फ सीआर डेबिट हुआ। अगर S2P होता तो फिर सीआर और एनसीआई दोनों डेबिट करते। क्लियर? चलें आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे दोस्तों हम नोट नंबर 4 के ऊपर जा रहे हैं और नोट नंबर 4 मुझे आप लोगों ने सॉल्व करवाना है, तो मेक श्योर करिएगा बड़ी जल्दी जल्दी और बड़े आसानी से बताएं। एग्जामिनर कहता है द फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑफ ज़ैंडा कंपनी एंड मेडा कंपनी। क्या कह रहा है? कह रहे भाई ऊपर बैलेंस शीट जाके देखो, याद है बैलेंस शीट के अंदर तुम लोगों को नजर आ रहा था फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑफ ज़ैंडा कंपनी एंड मेडा कंपनी 5500 और 2000, ये इस 5500 और 2000 की बात कर रहा है, सही? एग्जामिनर कहता है द फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑफ ज़ैंडा कंपनी एंड मेडा कंपनी आर कैरिड एट देयर फेयर वैल्यूज एट 1 अप्रैल 2015। ये जो ऊपर आपको वैल्यूज लिख के दी हुई है ना फाइनेंशियल एसेट्स की ज़ैंडा और मेडा के लिए, ये दोनों साल के शुरू की वैल्यूज हैं, ये दोनों साल के शुरू की वैल्यूज हैं, ये ओपनिंग वैल्यूज हैं। अच्छा, अगर साल के शुरू की वैल्यूज हैं तो एग्जामिनर हमसे क्या कराना चाहता होगा? क्या करवाएगा एग्जामिनर? अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े हम अनुषे का एक सवाल ले लेते हैं। सर मार्कअप ऑन कॉस्ट दिया हुआ है एंड इन्वेंट्री की कॉस्ट दी हुई है, सो 35:100 नहीं होगा। वेरी गुड क्वेश्चन, और मैं अभी 1 सेकंड के अंदर अनुषे तुम्हारा जवाब दे देता हूं, सब लोग सुन लेना। भाई अनुषे का सवाल बेसिकली ये है कि सर मार्कअप ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, बात समझ में आती है, लेकिन यहां पे दीज गुड्स हैड कॉस्ट 2.43 मिलियन, 2430 की तो एग्जामिनर ने हमको कॉस्ट दी हुई है, तो हम तो कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज अप्लाई कर रहे हैं। नहीं, अनुशेक कॉस्ट नहीं दी हुई आपको, अनुशेक कॉस्ट नहीं दी हुई आपको। पता है एग्जामिनर ने कितना चालाकी से तुमको खेला? एग्जामिनर ने ना एक एक समझ लो एक ट्रैप फेंका था और तुम फंस गई। देखो क्या कह रहा है, दीज गुड्स हैड कॉस्ट मेडा कंपनी 2430। मेडा कंपनी को पड़ी ये गुड्स 2430 की, बेची किसने थी? ज़ैंडा ने, और मेडा को पड़ी कितने की? 2430 की। तो जरा लॉजिकली सोचो अनुशे, मेडा को 2430 की पड़ी, इसका मतलब ये है कि ज़ैंडा ने, यानी P2S सेल के अंदर ज़ैंडा ने बेची 2430 की थी। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जामिनर घुमा रहा था कॉस्ट का लफ्ज लिख के, ये कॉस्ट टू मेडा है, ये कॉस्ट टू ज़ैंडा नहीं है। ज़ैंडा ने मेडा को 2430 की बेची, हमारी बेचने की वैल्यू सेल वैल्यू है, लेकिन उसकी तो कॉस्ट की वैल्यू है। एग्जामिनर बजाय इसके कि ये बोलता कि ज़ैंडा ने मेडा को 2430 की बेची, उसने पता है क्या बोला? मेडा ने ज़ैंडा से 2430 की खरीदी। अरे अगर मेडा ने 2430 की खरीदी तो इसका मतलब हमने बेची 2430 की, यानी बेचने की वैल्यू भी तो वैल्यू लिख के दी है, सेल वैल्यू है बेटा, कॉस्ट वैल्यू नहीं। मुझे बताओ अनुषा, समझ में आती है बात? ये तो एग्जामिनर ने घुमाया है तुमको और कुछ नहीं किया। क्लियर है? अच्छा, नोट नंबर 4 के अंदर जरा मुझे बता दीजिएगा, नोट नंबर 4 के अंदर अपने ने क्या करना है? नोट नंबर 4 के अंदर कह रहा है कि जो ये आपको वैल्यूज लिख के दी है ना फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट की, ये साल के शुरू की वैल्यू है। भाई अगर साल के शुरू की वैल्यू है तो हमसे क्या करवाना चाहता होगा? हमसे जरूर एग्जामिनर करवाना चाहता होगा मार्क टू मार्केट टू कैलकुलेट
फेयर वैल्यू गेन या लॉस। आपको याद है ना, IFRS 9 के अंदर अगर आपके पास कोई भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट है तो हमेशा उसको मार्क टू मार्केट किया जाता है। एग्जामिनर कहता है एट 31 मार्च 2016 these had fair value of 6.1 million and 1.8 million respectively with the change in meta companies investments occurring all since acquisition, यानी सब कुछ पोस्ट एक्विजिशन है। मुझे बताएंगे कैलकुलेशन कैसे करूं? यहां पे दो कंपनीज हैं, एक है जेंडा कंपनी पेरेंट कंपनी है और एक है मेडा कंपनी सब्सिडरी कंपनी है। मुझे इनको मार्क टू मार्केट करना है। मार्क टू मार्केट करने का मतलब ये होता है कि आप जहां भी खड़े हो वहां से उठ के मार्केट वैल्यू तक आ जाओ, लेकिन पहले ये तो जाके चेक करो कि आप खड़े कहां हो। तो याद है आप लोग कहां खड़े थे? 5500 और 2000। तो कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई जी? 5500 और 2000, सही। और फेयर वैल्यूज क्या क्या है? 6.1 मिलियन और 1.8 मिलियन, 6100 और 1800। क्या क्या फिगर्स आ गई भाई आप लोगों के पास? सबसे पहले आपके पास फेयर वैल्यू गेन आ रहा है 500 का, और दूसरी जाके चेक करें तो मेडा कंपनी के पास आपके पास लॉस आ रहा है 200 का। डन? क्लियर होती है बात? कोई मसला? 6000 अनुषे क्या कह रहे हो आप? 6000 अनुषे कुछ कह रहे हो? ओह सॉरी 600। ओके सॉरी मैंने गलती लिख दिया, यहाँ पे 600 कह रहे हो आप। मुझे कोई अकाउंटिंग एंट्रीज बता सकते हैं? अकाउंटिंग एंट्रीज यहाँ पे क्या बना करेंगी? व्हाट 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 शुड बी द अकाउंटिंग एंट्री हियर? फाइनेंशियल एसेट हमारा यहाँ पे डेबिट होगा 600 से और सीआर क्रेडिट हो जाएगा 600 से। एक्सेलेंट जुबैर। जुबैर मेडा कंपनी के लिए अकाउंटिंग एंट्रीज क्या बनेंगी? लॉस आया है इनके पास, लॉस आया है तो ये बात तो क्लियर है कि फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट होगा 200 से, डेबिट क्या होगा? सीआर और एनसीआई डेबिट हो जाया करेगा अपनी रिस्पेक्टिव परसेंटेजेस से। एंड यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। मुझे बताएं सब लोगों को यहां तक बात समझ में आती है? ओके की रिपोर्ट है? बोले हाँ कि ना। डन? सब लोग? हाँ, इबाद, फैजान, फारूक, सब लोगों ने जवाब देना है मुझको। ओके है? चलो अगर यहां तक बात समझ में आती है तो हम लास्ट नोट पढ़ लेते हैं। लास्ट नोट थोड़ा सा मुश्किल नोट है लेकिन आप लोग फोकस कीजिएगा। एग्जामिनर कहता है भाई देयर इज नो इम्पेयरमेंट टू गुडविल, देयर इज नो इम्पेयरमेंट टू गुडविल। काम ही आसान कर दिया एग्जामिनर ने हमारा। अल्लाह अल्लाह, खैर से अल्लाह। सही है भाई। अब हमने ये सारे काम कर लिए हैं तो गुडविल, सीआर और एनसीआई, गुडविल के बाद सीआर और एनसीआई कैलकुलेट करना हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है। हम नेक्स्ट वर्किंग के ऊपर चले जाते हैं। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कैलकुलेट करेंगे कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग। किसी को याद है कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग की वर्किंग के अंदर सबसे पहले क्या चीज आया करती थी? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू राइट इन कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग? वेरी गुड। सबसे पहले आ जाती है मेरे दोस्तों पेरेंट कंपनीज रिटेन अर्निंग। पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग एज एट बैलेंस शीट डेट क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? 12200। एज एट बैलेंस शीट डेट 17200 की रिटेन अर्निंग है, हम 17200 लिख देंगे। फिर उसके बाद मुझे यहां पे नेक्स्ट क्या लिखना होगा? एस कंपनीज पोस्ट पोस्ट एडजस्टेड रिटेन अर्निंग, क्योंकि सवाल में कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो कि दोनों पार्टीज को इफेक्ट करती हैं। तो मैं यहां पे जाऊंगा, लिख दूंगा एस कंपनीज पोस्ट एडजस्टेड रिटेन अर्निंग, राइट? एस कंपनीज पोस्ट एडजस्टेड रिटेन अर्निंग मैंने यहां पे लिख दिया। मैं सबसे पहले यहां जाके लिखूंगा एस कंपनीज पोस्ट रिटेन अर्निंग। किसी को पता है कितनी है एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग? हमने पता भी लगा लिया था। वेरी गुड। 1500 लॉस में थी योगिता, याद है ना? लॉस था 1500 का। ऑलराइट। अच्छा कितनी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिसको यहां पे अपने को एडजस्ट करना है? हाउ मेनी एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड? सोचे। दो। कौन कौन सी? पहले क्या था? प्लस करना पड़ेगा रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, इसके अलावा एक आपके पास क्या आया था बेटा? फेयर वैल्यू लॉस का इंपैक्ट आया था, वो लेस करना पड़ेगा। सही। रिड्यूस डेप्रिसिएशन अपने पास 500 थी,
फेयर वैल्यू लॉस अपने पास 200 का है, जरा मुझे बताएंगे कितना आ जाएगा? 1200 लॉस ही रहेगा। 1200 लॉस आपके पास आ चुका है। इस 1200 लॉस को आपने एलोकेट करना है कुछ परसेंट अपने आप के अंदर, 60% से मल्टीप्लाई कर दें। बताएंगे जरा कितना आता है 1200 का 60%? 720 लॉस आ गया जी आपके पास। ये और कुछ करना है या बस अब चलें आगे बढ़ें? वेरी गुड, यूआरपी लेस होगा सर। पी टू एस सेल थी सर इस सवाल के अंदर, पी टू एस सेल की वजह से यूआरपी लेस होगा। यूआरपी 630 का आया था, लेस कर दिया जी मैंने। और कुछ? वेरी गुड, फेयर वैल्यू गेन आया है सर, फेयर वैल्यू गेन आया है, ये भी ले लेते हैं यहाँ पे 600। और कुछ? वेरी गुड अनुशेप, अनवाइंडिंग भी लेंगे, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट भी यहां पे लेना था। अनवाइंडिंग कितना आया था? 108 का, अनवाइंडिंग भी ले लिया। मुझे बताएंगे ओवरऑल कितना आ रहा है आपके पास कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग? व्हाट इज द वैल्यू फॉर सीआर? 16342 की हमारे पास सीआर आ गई। क्लियर है सब लोगों को? अगर यहां तक सारी बात समझ में आ जाती है तो नेक्स्ट काम हमारा ये है कि हमको एनसीआई कैलकुलेट करना है। अगर हमें एनसीआई कैलकुलेट करना है तो एनसीआई का फॉर्मेट क्या हुआ करता था? सबसे पहले क्या आता था बाय द वे? बताओ बताओ। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन। व्हाट वाज द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन? 5400 लिख लिया जी। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे यहां पे? एस कंपनीज, योगिता, एस कंपनीज पोस्ट रिटेन अर्निंग कितनी है भाई? 1200 नेगेटिव थी और इस नेगेटिव का 40% एनसीआई को जाना है, बोले तो 480। लेस कर लोगे बेटा, बैलेंसिंग कितनी आ जाएगी आपके पास एनसीआई की? व्हाट इज द फिगर? 4920 बेटा आपके पास एनसीआई आ गया। बताएं सब लोगों को यहां तक क्लियर है? ओके की रिपोर्ट है, सब लोग जवाब दें। राइट हम लोगों ने सारी की सारी चीजें आप कैलकुलेट कर ली हैं। अब देखिए जब भी कभी किसी कंसोलिडेटेड एसओएफपी के सवाल के अंदर आप गुडविल निकाल लें, सीआर निकाल लें और एनसीआई निकाल लें ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका काम खत्म हो चुका है। अच्छा वैसे अगर इस सवाल की ऑफिशियल रिक्वायरमेंट जाके देखें तो रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि आपने गुडविल, सीआर और एनसीआई कैलकुलेट करना था, जो हमने अभी कर लिया। लेकिन मैं आपको एज अ होमवर्क ये दूंगा, मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करूंगा कि होमवर्क के अंदर ही सही लेकिन आप इसकी एसओएफपी जरूर प्रिपेयर करें, कंसोलिडेटेड एसओएफपी बनाएं। बन सकती है, आराम से बन सकती है, सारा डाटा आपके सामने प्रोवाइडेड है। एज अ होमवर्क आप सब लोग मेक श्योर करिएगा कि कंसोलिडेटेड एसओएफपी इसकी जरूर बनाएं, और बल्कि कोशिश कीजिएगा कि जो कंसोलिडेटेड एसओएफपी आप बनाएं वो एक्सेल के ऊपर जाके बनाइएगा, अपने रफ पेपर्स के ऊपर ना बनाइएगा, ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी होती चली जाए। क्लियर होती है सबको ये बात? डन की रिपोर्ट है?